फिलहाल मुझे अब किताब नहीं है, किताब हमारे पास एक ही है। चलें 1 मिनट दीजिए। फिलहाल दीजिए किताब, ज़रा शुरू तो करें काम। अस्सलाम वालेकुम। बस करिए, टेक्स्ट के बुक मुझे क्लास में दे जाते हैं। हाँ जी, ये चलें आगे ही रहने दें। ओके ओके भाई, आ जाइए जी लॉसेस पे। और लॉसेस में हम सवाल कर रहे थे, आज एक और सवाल करते हैं। मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए, पेज नंबर 306 नज़र आ रहा है आपको? पेज नंबर 306 पे आपको नज़र आएगा क्वेश्चन नंबर 12, लोन ट्रेडर्स। चले जी आइए सवाल डिस्कस करते हैं। लोन ट्रेडर, अ सोल प्रोप्राइटरशिप, इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मेज एंड वीट इन बल्क क्वांटिटीज। अच्छा, ये नाम पढ़ के ये नहीं जेहन में बिठा लेना कि ये स्पेकुलेशन बिजनेस है। ठीक है, देखना पड़ेगा कि ये वाकई में तो बेचने का काम कर रहा है। अगर तो कर रहा है तो फिर नॉन स्पेकुलेशन है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एलटीज रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। 31 दिसंबर 2015 के रिकॉर्ड उसने आपको दिया है। Wheat sold to food companies in Punjab amounted to rupees 13 million, sorry. The sale was made after allowing discount of rupees 6,80,000 to some of the new customers. The gross profit margin was 25% on gross sales. LT paid 6 lakh to a research institute for the development of a formula which is likely to improve quality of wheat it purchases from the growers. ठीक है जी, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर हमने पे किया। अच्छा, ये डिस्काउंट की इजाजत होती है हमें? 6,80,000 डिस्काउंट में माइनस कर सकता हूँ क्या? नहीं बोले? हाँ बिल्कुल, नहीं नॉर्मल बिजनेस भी क्या, अगर आपने डिस्काउंट दिया हुआ तो इसमें क्या इशू है? इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। इनकम टैक्स कहीं आपको ये कहता है कि आपने डिस्काउंट अलाउ नहीं करना? कहीं लिखा हुआ है सेक्शन 21 में, कहीं लिखा है कि डिस्काउंट माइनस नहीं करना? नहीं, तो ठीक है, दिया हुआ तो ठीक है। तो इसका मतलब है ये सारे का सारा डाटा उसने आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन का दिया हुआ है। In August 15, LT signed a future contract with Mubarak Enterprises for the purchase of 500 metric ton of maize at rupees 15,800 per metric ton. The delivery was expected to be made in October 15. ME also agreed to repurchase the entire lot at the price prevailing on the date of sale. ले जी, मेरे ख्याल में ये तो स्पेकुलेशन है भाई। ये तो स्पेकुलेशन है कि उसने आपको 500 मेट्रिक टन खरीदने का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और कहा अक्टूबर में डिलीवरी दे देना, और जिस दिन डिलीवरी दोगे उस दिन मैं वापस खरीद लूँगा। ये तो वही बात थी, स्पेकुलेशन वाली बात है। तो ये स्पेकुलेशन की बात कर रहा है। इन अक्टूबर 15 प्राइस ऑफ मेज इंक्रीज टू रुपीज़ 18,240 पर मेट्रिक टन एंड LT सोल्ड द एंटायर लॉट टू ME विदाउट मेकिंग डिलीवरी। लेने डिलीवरी हुई नहीं तो स्पेकुलेशन ही हो गया ना। बस ठीक है, सारी बातें तो आपको पता है। LT incurred expenditure of rupees 25,000 in respect of above contract. Okay. Admin selling distribution amounted to 25 lakh. These included a penalty of 45,000 which was imposed due to late payment of sales tax on wheat. तो आपको पता है ये पेनल्टी तो माइनस नहीं कर सकते, तो बाकी का माइनस हो जाएगा। लॉसेज ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर वर एज फॉलोज। ये कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं। ट्रेडिंग बिजनेस लॉस कहते हैं भाई जो नॉन स्पेकुलेशन का हो। स्पेकुलेशन का लॉस उसने दिया हुआ कैपिटल लॉस है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कंप्यूट LT's टैक्सेबल इनकम एंड द अमाउंट ऑफ लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर टैक्स ईयर 2016। ले जी, टैक्स ईयर 2016 की बात कर रहा है। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें नॉन स्पेकुलेशन का लॉस, सॉरी नॉन स्पेकुलेशन की इनकम निकालनी पड़ेगी, फिर हमें स्पेकुलेशन की इनकम निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर हमें सेट ऑफ करके तो फिर बात करनी पड़ेगी कि क्या बनता है। चले जी, सबसे पहले न्यूमेरिकल का चेहरा बनाने से पहले हम क्या करेंगे? हम इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन और इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन कैलकुलेट करते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन का क्या क्या डाटा गिवन है? क्या मेरे पास डिस्काउंट के बाद वाली अमाउंट गिवन है? बोले? डिस्काउंट के बाद वाली बिल्कुल मेरे पास गिवन है। सेल कॉस्ट ऑफ सेल कितनी होगी? उसने बताया हुआ है कि मैं ग्रॉस मार्जिन 25% के हिसाब से सेल करता हूं, तो इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ सेल 75% होगी। ऐसे ही है ना, 75% होगी। उसमें से कौन कौन से खर्चे माइनस करने हैं? जो रिसर्च में मैंने खर्चा किया, क्या वो माइनस करने की जरूरत है? बिल्कुल, हमने चैप्टर 8 बिजनेस में पढ़ा था कि अगर कोई भी आपने साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा पे किया तो आपको वो माइनस करने की इजाजत है। ये बात तो हमने पढ़ ली थी, कर लेते हैं।
और एडमिन एंड सेलिंग 25 लाख, क्या करना है इसका? इसमें से 45,000 तो वैसे डिसअलाउ हो जाएगा जो कि पेनल्टी का है, तो बकाया का क्या करना है? बकाया सर स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन में अपोर्शन होगा। क्या आपको ये बात समझ आती है? बोले ठीक है, अपोर्शन होगा। चलें जी सवाल को लेके चलते हैं, देखते हैं किस किनारे पहुंचते हैं हम। तो सबसे पहले हम बनाते हैं जी वर्किंग वन, इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन। जी उसने आपको आफ्टर डिस्काउंट सेल्स दी है, बताएं कितनी है जी? जी 6,80,000 की उसने आपको सेल दी है जो कि डिस्काउंट के बाद है। ठीक है जी, डिस्काउंट माइनस हो सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ओ भाई ये डिस्काउंट की अमाउंट है यार, 680 डिस्काउंट की अमाउंट है, 680 डिस्काउंट की अमाउंट है ना, तो सेल्स आफ्टर डिस्काउंट कितनी है? किस में से माइनस करना पड़ेगा? हाँ तो सेल कितनी है भाई? 13 की है ना, तो 13 बोले, 13,000 रुपीज इन थाउजेंड में सवाल हो रहा है। ठीक है, सॉरी हाँ रुपीज इन थाउजेंड में सवाल कर लेते हैं। ले जी 13,000 की सेल है, अब इसमें से डिस्काउंट ऑलरेडी माइनस है, अब लेस करनी है इसमें से हमने क्या, चीजों को बेचने की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है जी? ये तो मुझे नहीं पता कॉस्ट ऑफ सेल, लेकिन इतना जरूर पता है कि जो इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो इस 13,000 का क्या 25% है? क्या बताइए, क्या 13,000 का 25% होगा ये? फिर किसका 25% होगा? सर ये 25% होगा सेल बिफोर डिस्काउंट का। अब सवाल है सेल बिफोर डिस्काउंट कितनी है, वर्क बैक करना पड़ेगा। डिस्काउंट कितना है? 6,80,000 का, और यहां पे 680 लिखेंगे खाली। बताइए जरा वर्क बैक करके बताएं, क्या ये 13,680 होगा? बोले बैलेंसिंग फिगर। तो 13,680 में से 680 गए तो 13,000 की सेल है जो कि आफ्टर डिस्काउंट है। ओके जी, ओके। कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 13,680 का 25% है, ऐसे ही है? बोलिए सॉरी 3420। तो बैलेंसिंग फिगर निकालें, कॉस्ट ऑफ सेल की कितनी बनती है? 9580। लें जी, सब अच्छा है जी, ओके। उसके बाद रिसर्च एक्सपेंडिचर इसी के लिए इनकर हुआ, माइनस करने की इजाजत है 600, और इसमें से फिर हम लेस करेंगे एडमिन एक्सपेंसेस, लेकिन ये हमें करने पड़ेंगे अपोर्शन। अपोर्शन किस में करने पड़ेंगे? इसमें और स्पेकुलेशन बिजनेस में। तो सर अपोर्शन कैसे होते हैं भाई? अपोर्शन कैसे होते हैं? सेल की बेस पे, सेल ऑफ इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस डिवाइडेड बाय सेल ऑफ इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस प्लस यहां पे I'm sorry सेल ऑफ इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस डिवाइडेड बाय सेल ऑफ इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस प्लस सेल ऑफ इनकम ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस। वो तो भी है नहीं, वो तो भी है नहीं, चले निकाल लेंगे उसको बाद में जब आएगी। और मल्टीप्लाई किससे करना है जी? 25 लाख से? नहीं सर, 25 लाख माइनस 45,000 से, क्योंकि 45,000 तो आपको माइनस करने की इजाजत ही नहीं है। क्या ख्याल है? तो वो वाला खर्चा पोर्शन नहीं होगा, बल्कि 25 में से 45,000 का खर्चा हम निकाल देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, वो माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो ठीक है जी, ये कहानी तो यहां पे खत्म हुई। इससे पहले कि इसको कंप्लीट करें, मुझे सेल चाहिए इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन की। आइए जी स्पेकुलेशन के ऊपर क्या फरमाते हैं स्पेकुलेशन भाई। सेल किया मैंने 500 मेट्रिक टन आज 18,240 के हिसाब से। लोन ट्रेडर के जूतों में जाएं, लोन ट्रेडर के जूतों में जाएं, सेल किया इसने
500 मेट्रिक टन 18,240 के हिसाब से। कैसे ही है भाई, वो बोले वो तो परचेज है ना मेरे भाई, तो पहले सेल होती है फिर परचेज होती है। परचेज कितने पे किया उसने, ये ले मेरा भाई खुश हो जा, 500 किया है कितने के हिसाब से, कितने के हिसाब से 15,800। तो परचेज किया 15,800 पे, और जब डिलीवरी की बारी आई और बेचने की बारी आई तो कीमत ऊपर चढ़ गई, तो फायदा हो गया, फायदा हो गया। बोलिए जी क्या आंसर आता है, 500 इंटू 18,240। जी भाई 9120 रुपीज इन 1000 में सवाल कर रहे हैं तो 9120। परचेज बताइए कितनी बनती है, सॉरी 790। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, 790 नहीं हो सकता, 500 इंटू 15,800, 790 कैसे हो सकता, 7,900 समझ आता है सर। अच्छा पूरी बात करें 7,900 लें जी। फिर उसने सवाल में बताया हुआ है कि इस स्पेकुलेशन बिजनेस के लिए एक फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट भी किया हमने, ऐसे ही है, एक्सपेंस ऑन कॉन्ट्रैक्ट 25,000 का एक्सपेंस नजर आ रहा है आपको सवाल में, तो ये भी माइनस होना चाहिए। और फिर एडमिन एक्सपेंसेस की अपोर्शनमेंट। तो भाई अब हमारे पास सेल है 9120 की, तो ये 9120 हम यहां पर लिखेंगे, किधर 25 लाख है ना, 2.5 मिलियन है, तो रुपीज इन 1000 में 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एडमिन एक्सपेंस कैसे होगा, सेल ऑफ इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन डिवाइडेड बाय दोनों का टोटल और मल्टीप्लाई 2500 में से 45 निकालना। जी बोलिए, कितना बनता है जी, सर इसका 1455। इसका बनता है 1455। बोल दें जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन कितनी बनी, और इसका बता दें 4955। अच्छा मुझे लग रहा है आप लोगों ने गलत किया ये, क्योंकि उसकी सेल ज्यादा है तो वहां पे ज्यादा अमाउंट आनी चाहिए। दिस इज रॉन्ग मैन, दिस इज रॉन्ग। वन 473 और इसका 955। आप बताइए जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन। क्या गलत है ये भी, क्या है ये 982 है, यार ना करें भाई ऐसे। बताएं जी आंसर क्या आता है, इसका आंसर बताएं, 3420 में से दोनों माइनस करें। वन 1347 213। ले जी, अब आए जी न्यूमेरिकल का चेहरा बनाते हैं, ऊपर वही लोन ट्रेडर्स, इनकम एंड टैक्स। टैक्स सिर्फ दिया सवाल में, कौन सा 2016। ले जी, सबसे पहले इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन वर्किंग वन कितनी आई है जी 1347। इसका कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस भी तो है, तो क्या लॉस का कानून है, इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस अगर करंट ईयर में एडजस्ट ना हो तो कैरी फॉरवर्ड होकर सेम हेड में से माइनस होगा। बताइए जी कितना लॉस है इसका, लेस ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस कितना है, नॉन स्पेकुलेशन का नहीं है, कोई लॉस हमारे पास नहीं है। सर ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है, ट्रेडिंग बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन ही होता है भाई, ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है, नॉन स्पेकुलेशन होता है। कितना है
सॉरी 550, बोलिए जी, बोले भाई 853। फिर आ जाए जी इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन के ऊपर। सर 797 खुदा का वास्ता है ना किया करें भाई ऐसे। कितना है? 213। स्पेकुलेशन का भी लॉस है, कितना है? इसका 300 है, तो सारा तो एडजस्ट नहीं हो सकता 300, तो इसका मतलब है यहाँ जीरो। और कोई इनकम हमारी सवाल में कोई इनकम नहीं है, वो तो लॉस है ना। लॉस तो आपको पता है किसी और हेड के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता। टैक्सेबल इनकम, सवाल अभी खत्म नहीं हुआ। कैरी फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन जी, 300 में से 213 एडजस्ट हो गया, बाकी कितना रह गया? 87। 87 का कैरी फॉरवर्ड, और कैरी फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये एज इट इज आगे चला जाएगा। कितना? ले जी, सवाल खत्म है। नोट कर लें भाई। जी सॉरी नहीं समझ आ रही। किसने? क्यों? कितना कर दिया? कितने ओवर में? हाँ तो बट तेज का है, स्लो है मेरे हाल में। 7 में भी 3 की भी नहीं एवरेज। चले, क्या हो सकता है। ओके जी, आइए चैप्टर 15 के ऊपर। लॉस की अब कुछ अबूर हासिल हुआ। आए जी चैप्टर 15, हम किस पेज पे थे? 334 पे थे हम। 334 पे थे हम, रिवीजन बाय द कमिश्नर पे आना था हमने। तो सर सेक्शन 120 में रिटर्न जमा हुई थी और कमिश्नर ने कहा था सब अच्छा है, ठीक है। तो अगर आपने रिटर्न जमा ही ना करवाई या रिटर्न जमा करवा दी, उसके बाद ऑडिट खुला और ऑडिट खुलने के नतीजे में आपने कोई डॉक्यूमेंट जमा ना करवाया, तो बेस्ट जजमेंट की आपके पास ऑप्शन मौजूद है, बेस्ट जजमेंट हो जाएगी। और अगर बेस्ट जजमेंट हो भी गई या अगर बेस्ट जजमेंट नहीं भी हुई थी, ऑडिट चल रहा था और आपने डॉक्यूमेंटेशन दे दी, और डॉक्यूमेंटेशन देने के बाद उसको लगा कि आपने कोई गलत हरकत की है, तो आपके बारे में अपनी राय को बदल लेगा। तो 2-3 ऑप्शंस हैं। या तो आपने ओरिजिनल रिटर्न जमा कराई थी, उसने कहा था सब अच्छा है, सब अच्छा नहीं निकला ऑडिट में, तो उसने आपके बारे में राय बदल ली। आपने रिटर्न ही जमा नहीं करवाई थी, उसने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट दे दी, आपने बाद में उसको डॉक्यूमेंट ला के दे दिए, तो उसने आपके बारे में फिर से अपनी राय बदल ली, बेस्ट जजमेंट को बदल लिया। आपने रिटर्न जमा कराई थी, ऑडिट हुआ था, लेकिन आपने ऑडिट में चीज़ें प्रोवाइड नहीं की थी, वो बेस्ट जजमेंट पे चला गया था। आपने उसके बाद चीज़ें दे दी, उसने देख के कहा ओके मैं तुम्हारे बारे में अपनी राय को बदलता हूँ, बेस्ट जजमेंट भी चेंज हो गई। तो ये बात हमने अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट में पढ़ी थी। और फिर हमने ये पढ़ा था कि अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट जितनी दफ़ा चाहे वो कर सकता है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली आपका दूसरी दफ़ा अगर अमेंडमेंट हो रही है तो ये बदकिस्मती है। वो मैंने सारा बताया था आपको, ठीक होगी बात। तो ये वो बातें हैं जो कि कल हमने सारी पढ़ी थी, इनकी कोई टाइम लिमिट्स थी, वो सारी आपने पढ़ ली। कोई सवाल? चले जी, रिवीजन ऑफ कमिश्नर, रिवीजन बाय द कमिश्नर, सेक्शन 122 है। क्या कमिश्नर चीज़ें रिवाइज कर सकता है? द कमिश्नर कैन सुओ मोटो कॉल फॉर रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स इन विच एन ऑर्डर इज पास्ड बाय एन ऑफिसर। ले जी, सुओ मोटो क्या होता है? सुओ मोटो होता है जब कमिश्नर खुद से ही एक्शन लेता है, आपकी एप्लीकेशन का इंतजार नहीं करता। मिसाल के तौर पे आप एफबीआर के दफ्तर एंटर हुए और एक ऑफिसर बैठा हुआ था एफबीआर का,
आपने उसको कहा कि यार ये तूने क्या किया, तूने क्या मेरे खिलाफ क्या फ़ैसला दे दिया? उसने बड़े रूडली कहा हाँ भाई मैंने फ़ैसला दे दिया, तुमने जाओ जो करना है कर लो। अब आपका उसका झगड़ा चल रहा था और ये सारी बात कमिश्नर जो है वो अपनी खिड़की से देख रहा था। तो उसके बाद जैसे ही आपका झगड़ा ख़त्म हुआ तो कमिश्नर ने आपको अपने पास बुलाया और कहा भाई क्या मसला है? आपने बताया कि सर ये इशू है। उसने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे खिलाफ मैं एक्शन लेता हूँ इस मामले में, मैं खुद से इस मामले को देखता हूँ। तुम मेरे पास एप्लीकेशन लेकर नहीं आए, लेकिन मेरे पास इख्तियार है कि मैं सुओ मोटो खुद से ये काम कर सकूँ। तो खुद से मैं देखता हूँ कि मेरे जूनियर ने जो फैसला दिया है वो ठीक है या गलत है। ठीक होगी बात? कमिश्नर में मेक रिवीजन इन द ऑर्डर पास्ड बाय हिज सबऑर्डिनेट। तो कमिश्नर के जो नीचे डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह लोग बैठे होंगे, इन्होंने अगर कोई फैसला दिया होगा तो कमिश्नर के पास इख्तियार है कि उस फैसले को रिवाइज कर सके। What is specifically prohibited if commissioner intends to revise the order of subordinate? सर कमिश्नर क्या नहीं कर सकता रिवाइज करते हुए? ऑर्डर ऑफ रिवीजन शैल नॉट बी प्रेजुडिशियल टू द टैक्स पेयर। सर ये फैसला टैक्स पेयर के खिलाफ नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे 100 रुपये की लाइबिलिटी जो है वो कमिश्नर से नीचे वाला जो बंदा है उसने टैक्स पेयर के खिलाफ लगा दी। अब जब कमिश्नर इस केस को खुद से सुनेगा तो खुद से सुनने पे वो इस लाइबिलिटी को 100 से बढ़ा के 200 नहीं कर सकता, कम ज़रूर कर सकता है, क्योंकि अगर ज़्यादा करेगा ना तो ये प्रेजुडिशियल टू द टैक्स पेयर होगा, टैक्स पेयर के मुफाद के खिलाफ होगा। प्रेजुडिशियल कहते हैं मुफाद के खिलाफ, तो इसके मुफाद के फ़ायदे के खिलाफ होगा, इसलिए ये काम तो कमिश्नर कर ही नहीं सकता। हाँ कम ज़रूर कर सकता है। ओके, किन हालात में कमिश्नर जो है वो एक्शन नहीं ले सकता? व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस अंडर विच कमिश्नर कैन नॉट रिवाइज द ऑर्डर पास बाय सबऑर्डिनेट? द कमिश्नर कैन नॉट रिवाइज द ऑर्डर इफ अपील इज फाइल्ड अगेंस्ट सस्पेंड। अगर कमिश्नर ने आपको बुला के पूछा हाँ भाई मामला क्या है, और आपने बताया सर ये आपका बंदा जो है बिल्कुल फारग है, इसने मेरे खिलाफ जो है वो टैक्स लगा दिया है, तो उसने कहा अच्छा चलो मैं तुम्हारा केस देखता हूँ। नहीं नहीं सर आपको जरूरत नहीं है, ये मामला ऑलरेडी अदालत में मौजूद है। अम्मी अम्मी आप परेशान ना हो, अबू ऑलरेडी देख रहे हैं मामला। ओके बाब सर बदल आप टेंशन दो नहीं। और टाइम फॉर मेकिंग अपील इज येट देयर। अम्मी आप रुके ज़रा, मैं एक दफ़ा अबू से बात कर लूँ, अगर वहाँ पे बात ना बनी फिर आपके पास आऊँगा, तो जब तक मैं अबू से बात नहीं कर लेता ना आपने कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे भी वही बात है कि अगर कमिश्नर को लगता है ना कि इसके पास अभी अपील का हक है, इसके पास तो आगे 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन जितने भी लॉ में दिए हुए अभी पढ़ लेंगे, तो जितने दिन अपील के लिए दिए हुए अगर वो दिन अभी मौजूद है तब भी कमिश्नर कुछ नहीं कर सकता, ताकि कमिश्नर जो है ना वो ये ना हो कि भाईजान इसकी अपील का हक छीन लिया इसने। तो अपील का पूरा टाइम दिया जाएगा। अगर अपील का टाइम गुजर जाए और फिर भी वो शख्स अपील ना करे फिर ये सेक्शन लगेगा। ठीक होगी बात? क्या ये बात समझ आ गई? तो अपील का टाइम अभी मौजूद हो या फिर अपील कर दी हो, मामला अदालत में हो, तो फिर कमिश्नर कुछ नहीं कर सकता। इफ एनी ऑर्डर इज रिमांडेड बैक टू एनी लोअर अथॉरिटी बाय द कमिश्नर। रिमांडेड बैक क्या होता है भाई? रिमांडेड बैक ये होता है कि अगर आपने मामला कमिश्नर तक पहुंचा दिया और कमिश्नर ने देख के कहा कि भाई ये केस तो ठीक से सुना ही नहीं गया, और मामला वापस सबऑर्डिनेट को भिजवा दिया जाए कि दोबारा देखो इसको, इसमें कोई गलती है, इसको कहते हैं रिमांड बैक करवाना। जैसे सुप्रीम कोर्ट अगर कोई केस चल रहा हो और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कहे कि हाई कोर्ट तुमने ये मामला ठीक से नहीं देखा, मैं केस वापस भिजवा रहा हूँ, दोबारा देखो इसे, इसको कहते हैं रिमांड बैक करवा देना। ठीक है, मामला वापस आ जाना। तो इफ एनी ऑर्डर इज रिमांडेड बैक टू एनी लोअर अथॉरिटी बाय द कमिश्नर फॉर मॉडिफिकेशन, ऑल्टरेशन, इम्प्लीमेंटेशन, डायरेक्शन और डिनोवो प्रोसीडिंग्स, अगर कोई भी ऑर्डर लोअर अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दिया गया कमिश्नर की तरफ से, क्यों कि उसमें कोई तब्दीली होनी थी, कोई चीज़ें जो है वो कमिश्नर ने कहा था कि इस तरीके से नहीं इस तरीके से देखो, और डिनोवो प्रोसीडिंग्स, डिनोवो होता है शुरू से सुनो, सारा ही गलत है। जैसे आप मेरे पास सवाल लेकर आए, मैं कहूँ नहीं भाई इसमें ये चेंज करो, नहीं भाई मैं ऐसे ऐसे कह रहा हूँ, सवाल ऐसे करो, नहीं भाई ये सारे ही गलत है, शुरू से करो, तो ये मैं रिमांड बैक कर रहा हूँ आपको, आपका सवाल। ओके, द ऑर्डर शैल बी इशूड बाय लोअर अथॉरिटी इन 120 डेज। तो भाई जो ऑर्डर, ये फैसला है ना, ये 120 दिन के अंदर अंदर इशू किया जाएगा। ओके, क्या बात समझ आ गई? तो लोअर अथॉरिटी 120 दिन के अंदर अंदर जो है वो ये फैसला जारी करेगी। यहां तक किसी का कोई सवाल? चलें जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अल्लाहु अकबर। रिवीजन बाय द चीफ कमिश्नर, दादाजी की रिवीजन हो तेरी खैर, अब्बू का फैसला भी रिवाइज कर देंगे दादाजी। ऐसा कभी होता है? वैसे ऐसा होता है कि अब्बू का फैसला दादाजी रिवर्स कर दें? अच्छा, ओहो,
कैन चीफ कमिश्नर रिवाइज एन ऑर्डर पास्ड बाय हिज सबऑर्डिनेट रिगार्डिंग इशुएंस ऑफ एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट? दादाजी सिर्फ एक मामले पर बात कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अक्सर लोगों को ना टैक्स से एग्जेम्पशन होती है, लेकिन इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, एफबीआर से एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। एफबीआर ने उनको एक सर्टिफिकेट देना होता है कि भाई ये लो सर्टिफिकेट, इस बात का सबूत कि तुम्हारी इनकम एग्जेम्प्ट है। तो अगर किसी को ये सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, वो बड़ी कोशिश कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है, नहीं मिल रहा, तो फिर द चीफ कमिश्नर में सुओ मोटो और ऑन एप्लीकेशन बाय टैक्स पेयर दोनों ऑप्शन है। या तो टैक्स पेयर रोता धोता चीफ कमिश्नर के पास चला जाएगा, या चीफ कमिश्नर दूर से उसको रोते देखेगा तो उसको बुला लेगा। दोनों सूरतों में कॉल फॉर रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ इशुएंस ऑफ एन एग्जेम्पशन और लोअर रेट सर्टिफिकेट। तो भाई वो कहेगा सारी कार्रवाई मेरे पास ले आओ कि इसको एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया गया। और लोअर रेट सर्टिफिकेट क्या होता है जी, कुछ लोगों को टैक्स 10% नहीं 2% लगता है, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ। वैसे सबको टैक्स 10% लगता है, नहीं भाई साहब वखरे ही इनको 2% लगता है। कोई वजह होगी, कोई वजह होगी। जैसे टेक्सटाइल में छूट है, बाकी सब पे 4.5 लगता है, टेक्सटाइल पे 1% लगता है, स्पोर्ट्स पे 1% लगता है, फिर लेदर पे 1% लगता है। तो इनके पास कम टैक्स वाली इनके पास गुंजाइश है। तो इनको ना लोअर रेट सर्टिफिकेट चाहिए ताकि कल को ये साबित कर सकें कि भाई मेरा टैक्स तो 4.5 नहीं था, मेरा तो 1% था। तो इसको लोअर रेट सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो अगर आप एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट लेने गए या फिर लोअर रेट सर्टिफिकेट लेने गए और दोनों ही ना आपको मिले, तो चीफ कमिश्नर आपको खुद भी बुला सकता है और आप एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। ही कैन कॉल फॉर रिकॉर्ड्स व्हेन ऑर्डर इज पास्ड बाय सबऑर्डिनेट। वो रिकॉर्ड्स तब मंगवाएगा जब सबऑर्डिनेट ने फैसला कर दिया होगा। सबऑर्डिनेट के फैसला किए बगैर वो ये काम नहीं कर सकता। बेटे आप अब्बू की बात सुन लो, वो क्या कहते हैं, फिर मैं बात करूंगी। अभी नहीं बात करूंगी क्योंकि अभी तक तो उन्होंने फैसला नहीं दिया। ऐसे ही है, ओके। चीफ कमिश्नर में मेक रिवीजन ऑफ ऑर्डर इन ऑर्डर ऑफ ए सबऑर्डिनेट। ठीक है, सबऑर्डिनेट ने फैसला दे दिया, उसके बाद अगर चीफ कमिश्नर चाहे तो वो उस फैसले को बदल भी सकता है। कुछ बात समझ आ रही है? आसान बात है, मुश्किल नहीं है। किसी का कोई सवाल नहीं? बोलेंगे समीर मेरे भाई ज़रा एक कप चाय तो कह देना असगर को। चलिए जी, एग्रीड असेसमेंट इन सर्टेन केसेस सेक्शन 122D क्या है जी, देखते हैं। If a taxpayer after receiving show cause notice under subsection 9 of section 122 intends to settle his case, ले जी शो कॉज नोटिस 122(9) में जाके देखें कौन सा है। 122(9) में जाके देखें कि ये शो कॉज नोटिस कौन सा है और मुझे बताइए। नहीं बोलेंगे, फिर नहीं बताएंगे, नहीं बोलेंगे जी। जी मेरे दोस्त और बोले हाँ जी, क्या लिखा हुआ है 122(9) में? जी बिल्कुल, यानी कि आपका ऑडिट चल रहा था और ऑडिट चलने के नतीजे में आपको शो कॉज नोटिस दिया जाता है और शो कॉज नोटिस के बाद अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट होती है। ये उस शो कॉज नोटिस की बात कर रहा है कि आपका ऑडिट कंप्लीट हुआ और ऑडिट कंप्लीट होने पे कुछ मसले मसाइल निकले और मसले मसाइल निकलने पे उस भाई साहब ने आपको शो कॉज नोटिस इशू कर दिया। तो अगर उस भाई साहब ने आपको शो कॉज नोटिस इशू कर दिया तो फिर उसके बाद ये वाला सेक्शन लागू होगा। ठीक है मेरे भाई? और बोले और नहीं बोलते, और क्यों नहीं बोलते? नहीं बोलते इसलिए आप आज यहां पर मौजूद हैं। अगर बोले होते तो ये तो ना होता। क्या ख्याल है मेरे दोस्त? अच्छा चलें छोड़ें, दफा करें, क्या बातें फजूल कर रहे हैं। ही मे फाइल ऑफर ऑफ सेटलमेंट। ओ मैन, आओ मामले सेटल करते हैं। कमिश्नर इतनी सी बात पे झगड़ा क्यों करते हो, आओ गले मिलते हैं। तो सेटलमेंट की तरफ बात जा सकती है। यार ऑर्डर ना निकाली, देख मेरा भाई अभी भाई आ रहा है, अभी भाई तुझे खाने पे लेके जाता है, आज सेटलमेंट करते हैं इन प्रिस्क्राइब फॉर्म। अच्छा ये सेटलमेंट वो वाली सेटलमेंट नहीं है, ये सेटलमेंट वो है जो एफबीआर ने बताई हुई है इन प्रिस्क्राइब फॉर्म। ओके,
बिफोर असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी, और ये कमिश्नर के साथ कोई सेटलमेंट नहीं है भाई, ये एक ओवरसाइट कमेटी है जिसको कमेटी कहा जाता है बस, इन एडिशन टू फाइलिंग रिप्लाई टू कमिश्नर। तो सर शो कॉज नोटिस का जवाब कमिश्नर को तो जरूर दिया जाएगा। कमिश्नर तुम्हारा नोटिस मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई, उम्मीद है तुम भी खैरियत से होगे, मैं भी यहां बिल्कुल खैरियत से हूं। तुमने अपने खत में लिखा कि मैंने अपनी एक खर्चा माइनस किया हुआ है 50 लाख रुपए का, जो कि तुम कहते हो कि वो सरकार को जुर्माना था। हालांकि वो सरकार को जुर्माना नहीं था, मैंने तुम्हें पूरा सबूत दिया था कि वो जुर्माना मैंने एक कस्टमर को पे किया था, लेकिन तुम कहते हो कि ये सरकार को पे किया था, इसलिए तुमने डिसअलाउ कर दिया, और डिसअलाउ करने के बाद तुमने मेरी इनकम बढ़ा दी, और इनकम बढ़ाने के बाद तुमने टैक्स भी बढ़ा दिया। कमिश्नर, ये अच्छी बात नहीं है, इसी वजह से लोग पाकिस्तान नहीं आते। इसीलिए तुम्हारी इस चाल के खिलाफ मैं जा रहा हूं ओवरसाइट कमेटी। अगर जिंदगी रही तो तुमसे दोबारा मुलाकात होगी, अब या तो सिर्फ तुम खाओगे या मैं खाऊंगा। बात होती है कमेटी के अंदर। ये शो कॉज नोटिस का रिप्लाई होगा। अच्छा, मैंने तो दो चार बातें ऐड कर दी, जरा डिसेंट सा जवाब होता है, पता लगे कल को आप यही जवाब दे रहे हो उसको, तो भाई बस इस तरह का जवाब आपने उसको लाजमी देना है, और साथ ही साथ ओवरसाइट कमेटी में भी एप्लीकेशन डाल देनी है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ओ मैन, बड़ी बड़ी टेंशन हो गई है, बड़ी 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 क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है। चैप्टर 15 पे ना पूरी एक फिल्म बन सकती है, ऐसी है ना। चैप्टर रिटर्न, ड्रामे का नाम रिटर्न असेसमेंट एंड अपील्स। ओए होए, मरकजी किरदार कौन होंगे उसके? कमिश्नर, टैक्स पेयर, ओ मैन जबरदस्त। फिर इसमें चीफ कमिश्नर भी होगा, और कौन होगा? डेफिनेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला भी एक बॉय होगा इसके अंदर, जो मुखबरियां करता होगा। फिर ये कमेटी में भी कुछ लोग होंगे, तो बड़ा अच्छा ड्रामा बन सकता है इसका। समीर इसका विलन होगा, समीर कमिश्नर होगा, समीर सबको डिसअलाउ, सबको सजाएं देगा, अमेंडमेंट। वो एक बच्चा भी तो था जो कल खेलता खेलता आया था, जिसने अब बताया जहाज बना दे, वो भी तो कोई होगा। ओए होए होए, बड़ा हैवी ड्रामा बनेगा। एनीवे छोड़ें, अभी फिलहाल जो ड्रामा सितंबर में लगना ना, उसकी तैयारी करें। ले जी, द कमेटी आफ्टर एग्जामिनिंग ऑफर। अच्छा, ये ऑफर वो पैसों वाली ऑफर नहीं है, कमेटी यार मेरे से 20 लाख ले ले, सेटल कर दे, ये वो ऑफर नहीं है। ये है कि सर सेटल करें सर, ये कमिश्नर जो है ना, ये वैसे ही मेरे खिलाफ हो चुका हुआ है, मैं कमेटी में अपना फैसला कराऊंगा। द कमेटी आफ्टर एग्जामिनिंग ऑफर मे कॉल फॉर रिकॉर्ड ऑफ द केस। कमेटी कहेगी ठीक है, सारा केस के डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, एंड आफ्टर अफोर्डिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द टैक्स पेयर, और टैक्स पेयर को सुनवाई का मौका देने के बाद may decide to accept or modify the offer of the taxpayer through consensus and communicate its decision to the taxpayer। तो भाई तमाम केस देखने के बाद, टैक्स पेयर को सुनने के बाद वो क्या करेगी? वो जाहिर बात है, ठीक है, टैक्स पेयर जो कह रहा है वो मान लो, या टैक्स पेयर जो कह रहा है वो ना मानो, या टैक्स पेयर जो कह रहा है इसमें थोड़ी सी जरा रद्दोबदल करो, और ये बात ऑब्वियसली कमेटी मुतफ़िक़ा फैसले से करेगी और अपना फैसला टैक्स पेयर को सुना देगी। Where taxpayer is मुतमईन with the decision of the committee। अगर टैक्स पेयर कहते हैं कि कमेटी, मैं आपके फैसले पे यकीन करता हूं, द टैक्स पेयर शैल डिपॉजिट द टैक्स, तो जितना टैक्स कमेटी ने कहा होगा वो जमा करा दे, पेनल्टी और डिफॉल्ट सरचार्ज के साथ। ठीक होगी बात? जितना भी टैक्स बोल दिया, मिसाल के तौर पे कमिश्नर ने बोला था 500 का टैक्स जमा कराओ, कमेटी ने केस सुना और कह दिया 300 करा दो, अब 300 करा दो, कोई बात नहीं। ले जी, जैसे ही टैक्स जमा होगा, Commissioner shall amend assessment according to committee decision after tax payment including penalty or surcharge as per decision of the committee। तो भाई जैसे ये टैक्स 300 होगा, टैक्स 300 होगा, तो फिर कमिश्नर जो है वो इसके बाद अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर निकालेगा, और उस अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर में क्या होगा? उस अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर में होगा कि भाईजान, इस भाई साहब ने रिटर्न जमा कराई थी ओरिजिनल इस तारीख को, मैंने समझा था सब अच्छा है, लेकिन जब इसको नोटिस किया ऑडिट का, ऑडिट किया तो ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था, मैंने इसको शो कॉज नोटिस दिया, इसका शो कॉज नोटिस का जवाब आया, लेकिन साथ ही ये भाई साहब कमेटी में भाग गए, और जब ये भाई साहब कमेटी में भाग गए तो कमेटी वालों ने इसका टैक्स जो मैंने 500 बनाया था वो 500 से कम करके 300 कर दिया। तो चूंकि मैं और टैक्स पेयर दोनों कमेटी का फैसला मानने के पाबंद है, इसलिए इसका टैक्स 300 ही माना जाता है, और अब इसका ये वाला टैक्स ईयर 2020 जो भी है, इसको बिल्कुल क्लियर कहा जाता है, ये बंदा नेक और ये बंदा सादिक और अमीन है। ठीक है, बाइज्जत बरी किया जाता है इसको। तो इसका मतलब है कि कमिश्नर एक अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर कमेटी के फैसले की रोशनी में इशू करेगा। ओके, शर्त यह है कि आप टैक्स जमा करा दें। टैक्स पेयर शैल वेव राइट ऑफ अपील अगेंस्ट सच अमेंडेड असेसमेंट। और अब जो कमिश्नर ये अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर भेजेगा, अब इसके खिलाफ अपील नहीं होगी। ऐसा ना हो कमिश्नर कहेगा अच्छा चल 200 इतना छुड़ाते हैं, अब अगे 300 ना कमिश्नर आगे से जाके छुड़ाता हूं, ऐसे नहीं होगा।
कहेगा अगर आप कमेटी में आ गए तो आपको अपील का हक छोड़ना पड़ेगा, फिर जो भी कमेटी का फैसला मानना पड़ेगा। मानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज चलें फिर नॉर्मल रूट से। ओके, नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी अंडरटेकन ऑन इश्यूज डिसाइडेड बाय द कमेटी इफ द टैक्स हैज बीन डिपॉजिटेड बाय द टैक्स पेयर। सर सारा झगड़ा टैक्स का ही है ना, अगर टैक्स जमा करा दिया तो कहाँ की लड़ाई, कैसे लड़ाई? बस फिर इतनी सी बात पर नाराज क्यों होते हो? आओ गले मिलते हैं, सब हंसी खुशी रहने लगेंगे। ओके, ले जी, वो आ गया जिसका सबको इंतजार था, कमेटी के अंदर ही झगड़ा हो गया। वेयर कमेटी हैज नॉट रीच्ड एनी कंसेंसस, कमेटी जो है वो किसी फैसले पे नहीं पहुंच सकी, और टैक्स पेयर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ कमेटी, मैं कमेटी के फैसले से खुश नहीं हूं, द केस शैल बी रेफर्ड बैक टू द कमिश्नर फॉर डिसीजन। यार ठीक है, फिर तुम क्यों आए थे हमारे पास? भाग जाओ यहां से, जाओ जिधर से आए हो, कमिश्नर के पास चले जाओ वापस। तो कमिश्नर के वापस आपको भेज दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लाई ऑफ द टैक्स पेयर ऑन शो कॉज नोटिस। याद है उसको नोटिस का जवाब देके ही यहां पर आए थे ना, तो कहेगा ठीक है ये कमेटी वाली कहानी अब खत्म हुई, अब तुमने जो शो कॉज का रिप्लाई किया ना कमिश्नर को, बस अब वहीं से बात आगे चलेगी। बस अब उसके बदले में तुम्हें अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर देगा, तुम फिर अपील करना, फिर तुम नॉर्मल तरीके से चलना। कमेटी में होगा कौन? क्या आपकी जगह है? द कमेटी शैल कंप्राइज फॉलोइंग टैक्स अथॉरिटीज हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर द टैक्स पेयर। जिनके पास जो टैक्स पेयर जिनके दायरे इख्तियार में आता होगा वो कौन लोग हैं? चीफ कमिश्नर होंगे दादा अबू, कमिश्नर होंगे अबू, और एडिशनल कमिश्नर अम्मी। तो दादाजी, अब्बू और अम्मी, ये तीनों लोग होंगे उस कमेटी का हिस्सा होंगे। तो ना करने वाली बात हुई ना, ये भी तो सारे कमेटी के लोग ही हैं, सॉरी एफबीआर के लोग ही हैं। लेकिन ये सेक्शन किस पे नहीं लगता? कौन लोग यहां पर नहीं जा सकते? इन केस इन्वॉल्विंग कंसीलमेंट ऑफ इनकम। अगर कोई एक केस ऐसा है जिसमें इस बात पे कमिश्नर ने आपको पकड़ा हुआ है कि आपने ये इनकम छुपाई है, ये इनकम आपकी थी, मुझे आपके घर की बेसमेंट से मर्सिडीज मिली है, कहां से आई है, कहां से आई है मर्सिडीज? कोई तो कोई इनकम होगी ना, तो कहेगा आपने इनकम छुपाई है, ये कंसीलमेंट ऑफ इनकम का केस है। ओके, तो ये वाले केस कमेटी में नहीं जा सकते क्योंकि ये बड़े सेंसिटिव केस होते हैं भाई, ये ऐसी हम एरियरी कमेटी को नहीं देते, इसके लिए क्वालिफाइड लोग होते हैं जो केस सुनते हैं ये। या फिर कौन सा केस नहीं जा सकता? वेयर इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ अफेक्ट आइडेंटिकल अदर केसेस। ओके, क्या आपको क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का पता है? दो इश्यूज होते हैं भाई, एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ, एक होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। इसमें कानून का इशू होता है, इसमें हकीकत का इशू होता है। मिसाल के तौर पे आप जा रहे थे मोटर बाइक पे, सिग्नल रेड था, आपने बाइक क्रॉस कर दी, आगे आपको वार्डन ने पकड़ लिया। हाँ भाई शहजादे किधर? आपने कहा बस जा रहा था। उसने कहा रेड सिग्नल नहीं देखा? आपने कहा बिल्कुल देखा। उसने कहा रेड सिग्नल पर रुकना नहीं होता? आपने कहा नहीं, नहीं रुकना होता, नहीं रुकना होता। वो क्या कहेगा? वो तुमने कानून नहीं पढ़ा? और कानून पढ़ा है तुम्हें? आपने कहा नहीं, लाल पे तो नहीं रुकना होता। वो कहता रुकना होता है, आप कहते नहीं रुकना होता। मुझे बताइए लाल सिग्नल पर रुकना होता है या नहीं रुकना होता? ये कोई किताब खोल के देखा जा सकता है? किसी किताब में कानून लिखा होगा ये कि नहीं? बोले ये क्या किसी कानून की किताब में लिखा होगा कि रेड सिग्नल पर रुकना होता है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है। एक पॉइंट ये हो गया, यहां पे ब्रेक लगा दे, सिनेरियो 1 खत्म हो गया। सिनेरियो 2, आपने लाल सिग्नल क्रॉस कर दिया, आगे वार्डन ने रोक दिया। उसने कहा हाँ भी शहजादे किधर? आपने कहा बस जा रहा था। हाँ जी, रेड सिग्नल पर रुकना नहीं होता? सर बिल्कुल रुकना होता है। कौन कह रहे नहीं रुकना होता? रुकना होता है। अब आप इस बात पे मुत्तफिक हो गए कि लाल सिग्नल पर रुकना होता है, लेकिन मैं तो रुका था, मैं तो रुका था। झूठ बोलते हो तुम? सर मैं तो रुका था, मैं तो रुका था। कौन कह रहे नहीं रुका था? सर ये पुरानी चाय, ये नई चाय। सर जज़ाकल्लाह। हाँ जी, दोनों बातों में क्या फर्क है? पहले बात पे झगड़ा था कानून के ऊपर कि लाल सिग्नल पर रुकना है कि नहीं रुकना, और इसका जवाब आपको कोई भी कानून की किताब खोल के मिल सकता है, ऐसे ही है। लेकिन दूसरा, आप लाल सिग्नल पर रुके थे कि थे नहीं, कौन सी किताब खोल के पता लगेगा कि आप रुके थे कि नहीं? सर ये हकीकत है, और वो पहले वाली बात थी कानून की। सर जहां पे कानून में मसला आ जाता है ना, तो वो होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ, और जहां पे हकीकत में मसला आ जाता है ना, वो होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ओके, कानून ये था, डिसाइड हो गया, अब हकीकत क्या थी भाई? किसी का कत्ल करना जुर्म है, कानून में लिखा हुआ है, किताब खोल के पढ़ा जा सकता है।
क्या इस बंदे ने किसी का कत्ल किया? ये एक हकीकत है जो किताब खोल के नहीं पता लगेगी। ओके, जलाओ गिराओ करना जुर्म है, लेकिन क्या आपने जलाओ गिराओ किया? यह हकीकत है। ओके, अब बात कुछ समझ आ गई? तो ये बेसिकली पॉइंट है भाई, ये बेसिकली पॉइंट है। तो वो यहां पे क्या कह रहा है कि ये सेक्शन नहीं लगेगा वेयर इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑगस्टन लॉ अफेक्ट आइडेंटिकल अदर केसेस, कि अगर आपके इस केस के अंदर कानून का मसला है, जैसे कानून था ना भाई, मैं कहता हूं कि ये मैंने कस्टमर को पेनल्टी पे की थी, एफबीआर कहता है नहीं आपने गवर्नमेंट को पे की थी, क्या ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है? ये फैक्ट है भाई। लेकिन अगर मैं उसके साथ ये डी डाल के बैठ जाऊं कि नहीं भाई, गवर्नमेंट को जो पेनल्टी पे की जाती है वो तो पेनल्टी माइनस हो सकती है, तुम गलत कह रहे हो कमिश्नर, ओ भाई कानून में लिखा हुआ है, ये देखो माइनस नहीं हो सकती, कमिश्नर हो सकती है, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। अगर आपका केस क्वेश्चन ऑफ लॉ का है और आप ये कमेटी के पास ले जाएं और कमेटी कह दे कि नहीं जी, क्वेश्चन ऑफ जो पेनल्टी पे की होती है गवर्नमेंट को वो माइनस हो सकती है, तो सर याद रखिएगा, जब भी कोई फैसला कहीं से आता है ना, उसका इतलाक सिर्फ उस फैसले पे नहीं होता, जितने भी केस चल रहे होते हैं ना सब पे हो जाता है। याद रखिए, जब भी आप कोई केस लेके वकील के पास जाएंगे ना, कहेंगे भाई ये मेरा केस है, अदालत में जज के सामने मेरी हाजिरी तुम लगवाओगे, तुम प्रेजेंट होगे, तो सबसे पहला काम वकील क्या करता है? वकील ये देखता है कि क्या पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इस तरह का केस किसी अदालत में सुना गया है? अगर उसको कोई केस मिल जाए और वो केस जाके रख दे जज साहब की टेबल पे और कह दे सर फलाने मुल्क की फलानी अदालत ने फलानी तारीख को ये केस था, ये देखें उस केस की पूरी डिटेल, ये केस और हमारे वाला केस 100% सेम है, उस जज ने फैसला जो है वो बंदे के हक में दे दिया था, तो सर आप ये पढ़ें, 2 मिनट लगाएं और देखें कि क्या केस में कोई फर्क तो नहीं है, और अगर फर्क कोई नहीं है तो सर फैसला दें, बस खत्म हुई बात ही खत्म हो गई। आप तो इसका मतलब है वकील को कोई इस केस में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसलिए सबसे पहले वकील क्या करते हैं, वो देखते हैं इस तरह का केस पहले किसी दुनिया में लड़ा जा चुका है, अगर मिल जाए ना ऐसे फैसला हो जाएगा आपके हक में, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। ठीक होगी बात, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो भाईजान इसीलिए वो यहां पे बड़ा इस मामले में एहतियात बरतते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कह दें कि गवर्नमेंट को पेनल्टी देना जो है वो माइनस हो सकती है और बाकी तमाम अदालतों में केस इसी बुनियाद पर रगड़े जाए। तो वो कह रहे हैं चूंकि ये लोग तो वैसे ही कमेटी छोटे मोटे कामों के लिए बने हुए, ये क्वालिफाइड लोग नहीं है, इसलिए इनसे क्वेश्चन ऑफ लॉ का केस जो है ना वो डिसाइड करवाना इतनी कोई अच्छी बात नहीं है, इनसे ना ही करवाओ तो बेहतर है। इनसे सिर्फ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट तक की बातें रखो, जो कि सिर्फ इसी केस पर नाराज होती हैं, असरअंदाज होती हैं, क्योंकि अगर किसी अदालत ने कह दिया लाल सिग्नल पर नहीं रुकना होता, सोचें क्या तहलका मचे हर तरफ। आपके चलान जब रोके आप कहेंगे देखो अदालत की कॉपी, बताओ फिर चलो जाऊं अदालत जाऊंगा, जज के सामने मैंने ये कागज रखना है, कहने के साथ देखें पिछले जज ने ये फैसला दिया था, तो मैं उड़ा के रख देंगे वो, अब वार्डन बेचारा शर्मिंदा क्या करेगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये चीज है भाई, इसलिए क्वेश्चन ऑफ लॉ वाले केस जो है ना वो ऐसी जगहों पे नहीं सुने जाते। ठीक होगी बात। वो कितना रह गया भाई अपील के कितने सफ़े हैं? 1 2 3 4 5 6, ओ मैन 6 सफ़े, ओ मैन 6.5 सफ़े। ले ये तो 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। तो हम ट्यूसडे को फिर फ्री हो रहे हैं, संडे को भी आ रहे हैं ना, क्योंकि अभी हमने संडे को लॉस का भी एक सवाल करना है और सिल टैक्स का भी एक सवाल रहता है, वो भी करना है। ठीक है, तो वो तो सवाल हो ही रहे हैं, साथ साथ लॉस की भी प्रैक्टिस हमारी अच्छी हो रही है और साथ साथ ये पढ़ रहे हैं हम। ठीक है मेरे भाई, सब अच्छा है। सॉरी, चैप्टर 15 के नहीं, इसके तो पास पेपर साथ साथ किए हैं हमने, इसके नहीं इसके साथ साथ किए हैं, जरूरत नहीं। और वो जो लास्ट अटेम्प्ट वाले हैं ना वो भी आपके भाई ने ना टेस्टों में डाल के तो टेस्ट कर लिए, आपको पता भी नहीं लगा, जो है ना वो डिस्कस करने हैं अभी, उसमें से सीधा सवाल हमने डिस्कस करने हैं। आइए जी 336 पे, समीर 336 से कुछ याद आता है? सफा नंबर 336 स्कोर किया था पाकिस्तान ने, और खाली 36 से भी कुछ याद आता है? इंडिया आउट हुआ था 36 पे, याद है? 336 हमने इंडिया के खिलाफ किए थे। खैर एनीवे छोड़ें, क्रिकेट है, वैसे ही शौक है थोड़ा क्रिकेट का। आप तो पढ़ाई पे ध्यान दिया करें। जी बिल्कुल, पढ़ाई पे ध्यान, आपका पढ़ने के देना। आप ये हैं अगले सफ़े पे जो बने हुए ना, आप ये टैक्स पेयर बड़े से, आप ही हैं, बस इस पर ध्यान दिया करें, कमिश्नर पे नज़र रखा करें। ले जी प्रोविजनल असेसमेंट इन सर्टेन केसेस, ले जी बड़ा हैवी किस्म का सेक्शन आ गया। व्हाट शक्तियां इज अवेलेबल, अल्फाज का ना जरा असर होता है, तो इसलिए अल्फाज वो बोलने चाहिए असर करें। व्हाट शक्तियां इज अवेलेबल टू कमिश्नर
इन केस गवर्नमेंट हैज इम्पाउंडेड कंसील्ड एसेट्स ऑफ अ पर्सन। सर आपका कोई एसेट आपने छुपा के रखा हुआ था, गवर्नमेंट ने वो केस पकड़ लिया, वो एसेट पकड़ लिया, तो बताइए अब क्या शक्तियां अवेलेबल है कमिश्नर के पास? हुआ क्या होगा? हुआ क्या होगा? रमीज राजा साहब का बेटा और कमिश्नर का बेटा ये साथ साथ रहते हैं, वो पड़ोसी हैं। अब रमीज राजा का बेटा जो है ना, वो कमिश्नर के बेटे के साथ खेलता है क्रिकेट, और सड़क पे क्रिकेट चल रही है, और कानून ये है कि जिसने घर में बॉल फेंकी वही लेकर आएगा। कानून होता है ना क्रिकेट का, ये कानून होता है, जो घर में बॉल। लेकिन आपको क्या पता, आप लोग तो इन चीज़ों से बड़े दूर हैं, आप लोग तो मोबाइल वाले लोग हैं, आपको क्या पता कि किसी के घर में बॉल फेंकना, वो भी दोपहर को 3 बजे जून की गर्मियों में बेल देना, और वो भी आंटी अगर डांटने वाली हो। होए समीर को हंसी आ गई है, समीर को कुछ याद आया। समीर को डांट पड़ी है कभी जिंदगी में? बड़ी पड़ी है, मुझे भी बड़ी पड़ी है। दोपहर को 3 देते थे, आंटी बॉल आई है, आंटी बॉल तो दे देती थी, लेकिन उसके बाद जो आंटी सुनाती होती थी ना, वो लेवल ही होता था, नेक्स्ट लेवल। कुछ नहीं कर सकते तुम जिंदगी में, सारा दिन सड़क पे खुआर होते हो, पता नहीं क्या क्या कहती थी आंटी। अल्लाह उन आंटी को जन्नत नसीब करे, फौत हो गई हैं, लेकिन बड़ी अच्छी आंटी थी वो। जब बड़े हो गए सारी बातें, फिर बातें भी होती थी, बड़ा कुछ होता था। एनीवेज, तो बॉल गई कमिश्नर के बेटे ने मारी, और वो रमीज राजा साहब के घर चली गई, और उड़ती उड़ती गई थी तो आउट हो गया। ठप्पा खा के गई तो आउट नहीं है, उड़ती उड़ती गई तो आउट है, रूल। तो वो उड़ती उड़ती गई, आउट हो गया। खैर एनीवेज, अब रूल था कि जिसके जो बॉल फेंकेगा वही लाएगा। अब कमिश्नर का बेटा गया रमीज राजा साहब के गैराज में, एंटर हुआ, तो उसने देखा अच्छा बॉल नहीं है, बॉल नहीं है, ढूंढ रहा है, बॉल नहीं मिली, कभी गाड़ी के नीचे देख रहा है, कभी पौधों में देख रहा है, यही होता था ना, सब पौधों में देख, गाड़ी के नीचे देख, इधर ही कहीं होगी। लेकिन ऐसे जब थोड़ा आगे गया तो एक दरवाजा था और वो खुला हुआ था। उसको शक पड़ा कि एक बॉल कहीं अंदर ना चली गई हो। वो जैसे ही अंदर हुआ तो सीढ़ियां नीचे उतर रही थी, सॉरी सीढ़ियां थी, स्लोप थी। वो नीचे गया स्लोप, ये किधर आ गया मैं? जैसे वो नीचे आया तो सामने एक चीज खड़ी थी कपड़ा डाल के। उसने कहा ये क्या है? उसने ऐसे कपड़ा उठाया तो उसको एक चीज नजर आई, और आपको पता है वो चीज क्या थी? आपको पता है वो चीज क्या थी? क्या थी? ऑडी, दिस इज ऑडी मैन। वो तेरी खैर, एक तो बेटा ऊपर से कमिश्नर का, वो तेरी यार। अच्छा इन्होंने ऑडी रखी हुई है, ऊपर ऑल्टो खड़ी है, ऊपर मेहरान खड़ी है, और ये ऑडी नीचे खड़ी है। अभी बताता हूं अब्बू कमिश्नर को। अब्बू कमिश्नर, अब्बू कमिश्नर, जी बेटा कमिश्नर। अब्बू कमिश्नर, आपको पता है रमीज राजा साहब के पास कौन सी गाड़ियां हैं? बेटा एक ऑल्टो है, एक मेहरान है। अब्बा जी नहीं, ये देखें सेल्फी बना के लाया हूं, ऑडी खड़ी है, ऑडी नीचे। क्या बात करते हैं आप, इसके पास ऑडी है और मेरे पास स्कूटर है। बैठ छोटे कमिश्नर वेस्पे पे, बैठ वेस्पे पे भी, वेस्पा पे बिठाया छोटे कमिश्नर को, पहुंचा एफबीआर के दफ्तर, और क्या किया, एक असेसमेंट ऑर्डर टाइप का बनाया कि रमीज राजा साहब आपके पास से एक एसेट निकला है, तो हम इस एसेट को आपकी इनकम में ऐड करते हैं। यह बात यहां पे लिखी हुई है, व्हाट पावर इज अवेलेबल टू कमिश्नर इन केस गवर्नमेंट हैज इम्पाउंडेड कंसील्ड एसेट ऑफ ए पर्सन। छुपा हुआ एसेट मिल गया, वेयर गवर्नमेंट हैज इम्पाउंडेड अ कंसील्ड एसेट ऑफ ए पर्सन। अगर कोई छुपा हुआ एसेट किसी शख्स का पकड़ा गया, कमिश्नर में बिफोर इशूइंग असेसमेंट ऑर्डर, सर पक्का वाला असेसमेंट ऑर्डर आने से पहले ना इशू अ प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर, एक कच्चा सा असेसमेंट ऑर्डर। वो छोटे कमिश्नर मैं तो भूल गया, तो संडे है, कोई बात नहीं, अब एक सादे कागज पे लिख दें कच्चा सा, इसको पता तो लगे ना ये ऑडी रख के बैठा हुआ है, हम वेस्पे पे फिरते हैं, ऑडी पे फिरता है, इसकी ऐसी की तैसी। तो छोटे कमिश्नर ने सारा कुछ लिखा कागज के ऊपर, और कमिश्नर आया, रमीज साहब ये एक कच्चा असेसमेंट ऑर्डर है, हम लिख रहे हैं कि भाई आपका एसेट पकड़ा गया, आपकी इनकम में ऐड हो रहा है, पक्के वाला असेसमेंट ऑर्डर बाद में आपको मिल जाएगा। हाँ ये बच्चा वही है जो जहाज बनवा रहा था, थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब क्रिकेट खेलना शुरू हो गया। ओके, अब ये पीलो में भी आ जाएगा, पीलो में फुल बड़ा हो जाएगा। हाँ बड़ा अहम किरदार है इस बच्चे का। सो कमिश्नर में बिफोर इशूइंग असेसमेंट ऑर्डर इशू अ प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर फॉर द लास्ट कंप्लीटेड टैक्स ईयर बाय एडिंग द कंसील्ड एसेट। तो रमीज राजा साहब, मैं ये ऑडी की कीमत आपकी इनकम में ऐड कर रहा हूं, क्योंकि आपके रिटर्न के अंदर कहीं ऑडी नजर नहीं आ रही, किसी इनकम से खरीदी है ना, तो मैं ऑडी की वैल्यू आपकी इनकम में ऐड कर रहा हूं। कच्चा असेसमेंट ऑर्डर पकड़े, पक्के वाला कल आ जाएगा। ओके आगे चले। वेयर कमिश्नर, यार अब ये पढ़ के अगर कोई हंसा ना, या अगर किसी ने कोई बात की, तो फिर मेरा उसका झगड़ा है। वेयर कमिश्नर और एनी डिपार्टमेंट और एजेंसी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, किसी भी इदारे, सॉरी वफाकी या सूबाई हुकूमत के किसी भी इदारे या किसी भी डिपार्टमेंट ने डिस्कवर्स एन ऑफशोर एसेट, या तू हंस रहा है फिर, डिस्कवर्स एन ऑफशोर एसेट ऑफ एनी पर्सन, कोई बाहर के, या तू हंस रहा है यार, तू ना हंस यार,
किसी के बाहर के मुल्क में, या तू भी हंस रहा समीर, किसी के बाहर के मुल्क में असासे पकड़े गए, मिसाल के तौर पे कोई लंदन में फ्लैट्स पकड़े गए, या तू फिर हंस रहा है, तुम दोनों हंस रहे हो यार, अजीब लोग, मैं मिसाल दे रहा हूं, नॉट डिक्लेयर्ड अर्लियर, जो पहले नहीं बताए हुए थे। तो भाई किसी भी वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत ने किसी भी शख्स के बैरून मुल्क असासे पकड़ लिए जो कि थे ही नहीं, डिस्क्लोज ही कहीं नहीं किए हुए थे, दे में बिफोर इशूइंग एन असेसमेंट ऑर्डर इशू अ प्रोविंशियल असेसमेंट ऑर्डर फॉर द लास्ट कंप्लीटेड टैक्स ईयर बाय एडिंग द ऑफशोर एसेट। तो उन फ्लैट्स की कीमत उनकी रिटर्न के अंदर डाल दी जाएगी और कह दिया जाएगा भाई ये कच्चा असेसमेंट ऑर्डर पकड़ो, पक्का असेसमेंट ऑर्डर तुम्हें बाद में मिल जाएगा। अब क्यों हंस रहा है यार, तू तो हंसी जा रहा है। ओके, द कमिश्नर शैल फाइनलाइज द ऑर्डर एज सून एज प्रैक्टिकेबल, और ये इस कच्चे असेसमेंट ऑर्डर को पक्के असेसमेंट ऑर्डर में जितनी जल्दी हो सका बदला जाएगा। जहरी बात है, उसके बाद प्रॉपर वो ऑडिट होगा, पूछताछ होगी, फिर शो कॉज नोटिस आएगा और फिर ये पक्के असेसमेंट ऑर्डर में कन्वर्ट होगा। टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, लेकिन हो जाएगा। कंसील्ड एसेट होता क्या है? मींस एनी प्रॉपर्टी और एसेट विच वाज एक्वायर्ड फ्रॉम इनकम चार्जेबल टू टैक्स। ऐसा एसेट या ऐसी प्रॉपर्टी जो कि किसी ऐसे इनकम से कमाई गई थी जो कि चार्जेबल टू टैक्स है, लेकिन आपने डिक्लेयर कहीं नहीं की। ओके, आपने डिक्लेयर कहीं नहीं की। बात समझ आती है? नाउ व्हाट इज कंसीलमेंट ऑफ इनकम? इनकम का छुपाना क्या होता है जी? द सप्रेशन ऑफ एनी आइटम ऑफ रिसीट। आपने रिसीट की आइटम को सप्रेस कर दिया, दबा दिया, छुपा दिया। तो जो पैसे आपको आए थे उस पैसों का छुपाना कंसीलमेंट है। और फेलियर टू डिस्क्लोज टैक्सेबल इनकम, या कोई भी टैक्सेबल इनकम आपकी बनती थी, आपने कहा छोटे शौकत साइड पे हो जा, ना दिखाए से ये पैसा जो मुझे 50 लाख रुपए डिविडेंड मिला है ना कंपनी से, ना लिखिया, दफा कर, खत्म कर। तो इसको आपने डिस्क्लोज ही नहीं किया। एक ही बात है वैसे, दोनों जुमलों की एक ही बात है, इनकम का छुपाना या इनकम शो ना करना एक ही बात है। क्लेमिंग एनी डिडक्शन एक्सपेंडिचर नॉट एक्चुअली इनकर्ड। अब्बू जी आपकी कैलकुलेशन कर रहा हूं, वो देखें टैक्सेबल इनकम 7,97,000 बन गई है, वो देखें 7,97,000 बन गई है। अच्छा यार ये तो बहुत ज्यादा है, इस पर तो टैक्स बहुत ज्यादा बनेगा। अब्बा जी यही 6 लाख का खर्चा डाल दें अंदर, किसी को क्या बता, लिख दें 6 लाख ऑन बिजनेस मीटिंग्स, बस ठीक है, मैं गया था लोगों से मिलने, गलत एक्सपेंस क्लेम कर दिया, तो इसका मतलब है टैक्स ज्यादा होना चाहिए था, नहीं हुआ, ये भी कंसीलमेंट ऑफ इनकम में आएगा। एनी एक्ट रेफर्ड इन सेक्शन 111, सेक्शन 111 आपके कोर्स में नहीं है, बस इतनी बात समझ लें कि वहां पे भी इनकम के छुपाने की बात हुई है कि आपने कोई इनकम डिक्लेयर नहीं की। क्लेमिंग एनी इनकम रिसीट एज एग्जेम्प्ट विच इज एक्चुअली टैक्सेबल। एक इनकम टैक्सेबल थी लेकिन आप उसको बोल रहे हैं छोटे एग्रीकल्चर में डाल दे, डाल दे, डाल दे, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ओके, तो 2 करोड़ की इनकम फ्रॉम बिजनेस थी, आपने एग्रीकल्चर में डाल के एग्जेम्प्ट करा दी, तो ये भी क्या है? कंसीलमेंट ही है। All of the above will only be considered as concealment of income if it is proved that taxpayer has knowingly and willfully committed these acts। तो भाईजान ये कंसीलमेंट के जुमरे में उस वक्त आएंगे अगर आप जानबूझ के ये करेंगे। अगर आपने साबित कर दिया कि भाईजान ये जानबूझकर नहीं हुआ, वाकई गलती से हुआ है, तो फिर ये कंसीलमेंट नहीं है। उसकी वजह क्या है? देखें दोनों सूरतों में शायद रिजल्ट एक ही है कि आपकी इनकम बढ़ा दी जाएगी, टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन कंसीलमेंट के साथ साथ ना आपको अरेस्ट करने की प्रोविजंस भी अट्रैक्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर कंसीलमेंट नहीं होगी ना तो फिर वो अरेस्ट बहुत बाद वाली बात आती है, अदरवाइज कंसीलमेंट में अरेस्ट करने की ऑप्शन बहुत जल्दी आ जाती है। तो ये फर्क आ जाता है, जिसकी वजह से ये देखना बहुत जरूरी है कि आपने जानबूझ कैसे किया या ये बस अननोइंगली हो गया। बाला साबित कैसे करेंगे वो एक अलग बात है। बात समझ आ गई? ये 2 सेक्शन में पढ़ लेते हैं, खत्म करें आज असेसमेंट। असेसमेंट इन रिलेशन टू डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। ले जी, एक प्रॉपर्टी थी जो कि दादाजी ने खरीदी थी, अब वो प्रॉपर्टी दादाजी से ट्रांसफर हुई आगे बच्चों में और उनके आगे से मजीद बच्चों में ट्रांसफर हो गई। अब क्योंकि इतने लोग दावेदार आ गए तो प्रॉपर्टी पे झगड़ा हो गया कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। होता है ना ऐसे, वैसे एक मिसाल दे रहा हूं, होता है। अब फैसला किधर है? अब फैसला अदालतों में है। लें जी, एक केस अदालत में हो गया जी कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। अब वो केस चलना शुरू हुआ 2023 में। अब उस केस का फैसला कब होगा? 2085 में। 2023 में एक अदालत में केस हुआ, फैसला होगा 2085 में जाके। अब कमिश्नर अब हो क्या रहा है? उस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है। अब कमिश्नर सोच में पड़ा हुआ है, यार ये मैं किस बंदे की इनकम में डालूं, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। बात समझ आ रही है? अब किसी बंदे ने अपनी इनकम ही नहीं डाली हुई, रेंटल इनकम आ रही है। अब कमिश्नर कहेगा ये इस छोटे शौकत की लग रही है मुझे, मैं इस छोटे शौकत के खिलाफ जाना वो नोटिस ऑफ ऑडिट, शो कॉज और अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। कुछ बात समझ आ रही है?
लेकिन छोटा सा भाई केस अदालत में है कमिश्नर केस अदालत में है, तुम कैसे कह सकते हो मेरी है? मेरी तो नहीं है, केस अदालत में, अदालत को फैसला करने दो। अच्छा यार ये क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, ये दूसरे वाले की है, ये तेरी इनकम है, मैं तेरी इनकम में ऐड करूं, वजह केस अदालत में। कमिश्नर तुम कैसे कह सकते हो? कमिश्नर फंस गया। अब कमिश्नर कहेगा यार फैसला होना 2085 में जाके, मैं खड़ा हूं 2023 में, मेरे पास 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर अमेंडेड असेसमेंट का टाइम है, ये 5 साल गुजर गए, मैं क्या करूंगा फिर? कमिश्नर फंस गया। लॉ ने कहा इफ देयर इज अ डिस्प्यूट इन सिविल कोर्ट ऑन ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी हुज इनकम इज चार्जेबल, अगर किसी प्रॉपर्टी के मुतालिक कोई डिस्प्यूट या कोई झगड़ा कोर्ट में है और उस प्रॉपर्टी की इनकम चार्जेबल है, एन असेसमेंट ऑर्डर मे बी इशूड विद इन 1 year ऑफ द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द कोर्ट डिसाइडेड द केस। तो सर अगर 2023 के केस का फैसला, ये 2023 है और करते करते आप पहुंच गए 2085 में, तो सर फैसला तो इस तरह का है, इनकम तो इस साल की है, असूलन तो इसके आखिर से 5 साल तक आप अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशू कर सकते हैं। लेकिन चूंकि केस अदालत में है तो वो कहता है भाई कि जिस साल फैसला हुआ, यहां पे कोर्ट ने फैसला दे दिया, मिसाल के तौर पे कोर्ट ने फैसला दे दिया, तो जिस साल फैसला दिया उस साल के आखिर से 1 साल तक में आपने ये असेसमेंट ऑर्डर इशू करना है। तो इस केस में कमिश्नर को भी रिलैक्सेशन मिल गई। और कमिश्नर कहेगा बाब मेरी तरफ से 200 साल केस चलाओ, 400 साल चलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस साल फैसला होगा उस साल के आखिर से 1 साल का टाइम मेरे पास है, मैं अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशू कर दूंगा। तो ये रूल सिर्फ उन चीज़ों के लिए है जिन चीज़ों में क्या होता है भाई, जिसमें केस अदालत में होता है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी की सिर्फ बात हो रही है, सिर्फ प्रॉपर्टी की बात हो रही है और उस प्रॉपर्टी की इनकम चार्जेबल होती है। ओके, नीचे बॉक्स में एग्जांपल है, पढ़ लें। जी भाई कुछ बात समझ आई? ओके आगे चलें, आगे चलें। आखिरी बात, आपका नाम था अहमद और आप अहमद लिखते थे ऐसे, ले जी कमिश्नर ने आपको अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर भिजवाया, उसने लिखा डियर अहमद, मेरा है ही नहीं, मेरा लेटर ही नहीं है, मैं तो अहमद हुई नहीं, मैं तो ए वाला अहमद हूं, ये तो ई वाला अहमद है, मेरा है ही नहीं कमिश्नर, बड़े बड़े बैंकों, मेरा है ही नहीं, मेरा है ही नहीं। हालांकि ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है, आपका एड्रेस लिखा हुआ है, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा हुआ है, नहीं मेरा है ही नहीं, नहीं मैं नहीं हूं, मैं तो ए वाला अहमद हूं, मैं ई वाला हुई नहीं, नहीं सर नहीं, ऐसे नहीं होता। सो एनी असेसमेंट ऑर्डर इशूड, कोई भी असेसमेंट ऑर्डर इशू किया गया, विल नॉट बी क्वेश्ड, क्वेश्ड कहते हैं जाया कर देना, विल नॉट बी क्वेश्ड or considered void or considered as invalid because of reason of any mistake। सर अगर कोई इस तरह की छोटी मोटी गलती हो जाए तो उस वजह से असेसमेंट ऑर्डर इनवैलिड नहीं होगा, void नहीं होगा, जाया नहीं होगा। if taxpayer is designated in it according to common understanding, अगर ये ऑब्वियस बात है कि भाई ऊपर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा हुआ है, ऊपर आपका एड्रेस लिखा हुआ है, तो ये आपको ही कहा गया है, इतनी सी गलती की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि ये तो मेरा है ही नहीं। ओके अक्सर लोगों का नाम होता है, चलें छोड़ें दफा करें, ओ नहीं यार, ओ नहीं दफा कर, बात समझ आ गई है ना, बस ठीक है, नहीं आ गई है समझ, नहीं नहीं मैं कैमरा बंद करके बता दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि ये आपको ही असेसमेंट ऑर्डर इशू किया गया है, तो ये आप ही हैं। ओके तो आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि मैं ई वाला अहमद नहीं हूं, मैं तो ए वाला अहमद हूं, तो आप कह दें कि जी मेरा असेसमेंट ऑर्डर है ही नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। तो कह रहे हैं ये गलत बात है। कोई सवाल? इंशाल्लाह अब आपसे संडे को मुलाकात होगी, संडे को क्लास है ना, संडे को मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह और अपील स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।